हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम संस्कृत पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम संस्कृत के माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार और वर्ण विचार में भी हम स्वरों को पढ़ चुके थे। आज हम व्यंजनों को समझेंगे। लेकिन व्यंजन शुरू करने से पहले हम जो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, एक बार उनका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ते चलें तो पीछे का भूलते हुए ना चलें। तो एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हम अपने पिछली वीडियो में वर्ण विचार ये वाला टॉपिक समझ रहे थे, जिसमें हमने स्वरों तक समझ लिया था। तो मैं क्वेश्चंस बोलूँगी, उनका आप आंसर सोचेंगे, और अगर आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आंसर भी बताती हुई चलूँगी, लेकिन आप लोग सोचने की कोशिश करेंगे। तो हमने वर्ण पढ़ा था। हमने वर्ण में पढ़ा था कि न क्षरति इति अक्षरः। चूँकि वर्ण और अक्षर दोनों एक ही होते हैं, तो हमने पढ़ा था न क्षरति इति अक्षरः, यानी जो जिनका विनाश नहीं होता है, जो एक जैसे ही रहते हैं, वो सभी वर्ण होते हैं। और वर्ण भी दो प्रकार के थे, स्वर और व्यंजन। और जिसमें स्वरों की परिभाषा क्या थी? तो स्वरों की परिभाषा थी स्वयं राज्यन्ते इति ही स्वरा, अर्थात जिनका अपना स्वयं का शासन होता है, जिन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी स्वर होते हैं। और जो स्वर भी कुछ मूल स्वरों को और कुछ संयुक्त स्वरों को मिलाने पर इनकी संख्या 9 हो जाती है। अब इनके भेद पढ़े थे, तो भेद इनके 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अभी मैंने पिछला रिवाइज कराने के लिए ये स्वरों के बारे में आपको मोटा मोटा बता दिया है। अगर आपको अपने स्वर वाला ये टॉपिक क्लियर करना है तो आप मेरे चैनल पर जाके वर्ण विचार का पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें आपका ये स्वर वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब आज हम व्यंजन इस चीज़ को पढ़ेंगे। व्यंजन को हल भी कहा जाता है। हल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें है बरट से लेकर के नीचे, है बरट से लेकर के नीचे हल तक, हल ऊपर के है बरट से लेकर के, यानी इस हा से लेकर के इस ला तक के सारे वर्ण आ जाते हैं। और इस हा से लेकर इस ला तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी व्यंजन होते हैं, इसीलिए इसे व्यंजन भी कहा जाता है। और चूंकि इस हा से इस ला तक के वर्ण आ रहे हैं तो हल प्रत्याहार बना, इसीलिए व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी व्यंजन शब्द नहीं देते हैं, हल शब्द देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्यंजन और हल ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसकी व्यंजन की परिभाषा है अनुवग भवति ही व्यंजनम। अनुवग भवति व्यंजनम का मतलब होता है जो वर्ण स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं, अर्थात जिनके बोलने में स्वर की सहायता ली जाए, वो सभी वर्ण व्यंजन होते हैं। देखिए, जब भी हम स्वरों को बोलते हैं तो स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आ बोला तो आ बोला, बस आ में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं लेने पड़ी। लेकिन जब हम का बोलेंगे तो का का उच्चारण करने में ही आ का उच्चारण साथ साथ में निकलेगा। तो का प्लस आ मिलकर के ही का बनता है पूरा। अगर हम का में आ नहीं मिलाएंगे तो का हमेशा आधा रहेगा। इसीलिए व्यंजन वर्णों को पूरा करने के लिए हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है, इसीलिए व्यंजनों को आधा भी कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि अनुवग भवति इति व्यंजनम। कभी कभी परिभाषाओं से भी पूछ लेते हैं, इतना दे देंगे अनुवग भवति और यहाँ पे डैश डॉट 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 दे देंगे और नीचे 4 ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको भरना होगा अनुवग भवति इति व्यंजनम। देखिए, हलंत का है, इसमें जब आ मिला तो पूरा का बना। खा है, खा जब आ में जाकर के मिला तो पूरा खा मिला। देखिए, कभी भी स्वर व्यंजन में जाकर नहीं मिलते हैं, व्यंजन जाकर के स्वरों में मिलते हैं, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो आधे होते हैं और उन्हें अपने आप को पूरा करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर इनकी सहायता करते हैं और हमेशा व्यंजन वर्ण जाकर के स्वर में मिलता है। जैसे का जाकर के आ में मिला तो का पूरा बना, खा जाकर के आ में मिला तो खा पूरा बना, इसीलिए व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। इसकी एक और परिभाषा आ जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत पूछी भी जाती है, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, यानी व्यंजन होते हैं आधे मात्रिक, क्योंकि जब तक इनमें स्वर नहीं मिलाएंगे तब तक ये आधे ही रहते हैं। तो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम।
अभी अभी यही मैंने बताया था कि व्यंजन को हल भी कहा जाता है। और हल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें है वरट से लेकर के हल प्रत्याहार, यानी है वरट इस प्रत्याहार से लेकर के हल हल तक सभी वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए एक प्रत्याहार बनता है, वो बनता है हल प्रत्याहार। इस हा से इस ला, इस हा और इस ला का नहीं, यह इस हा से लेकर के इस ला तक मिलाने पर हल प्रत्याहार बनता है। और इनके बीच में जितने भी वर्ण आ जाते हैं, अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनके बीच में पूरे 10 सूत्र आते हैं, और उन 10 सूत्रों में जितने वर्ण आते हैं वो सभी व्यंजन होते हैं, इसीलिए इसे हल भी बोला जाता है। अब देखिए, आपसे पूछा कैसे जा सकता है, हल किसे कहा जाता है? तो हल व्यंजनों को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कितने माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में व्यंजनों का उल्लेख किया गया है? तो आपको पता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14, जिनमें प्रथम 4 में तो स्वरों का वर्णन किया गया है। अब प्रथम 4 में स्वर चले गए तो बचे कितने? 14 में से 10। अब इन पूरे 10 में वर्णन किया गया है व्यंजनों का। ठीक है, क्लियर है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। इनमें 4 में स्वरों का वर्णन है और 10 में व्यंजन का वर्णन है। व्यंजन के प्रकार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक और व्यंजन आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, लेकिन ये माहेश्वर सूत्र में संयुक्त व्यंजन में जितने भी वर्ण आते हैं वो माहेश्वर सूत्र में वर्ण नहीं आते। इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो आप हमेशा 3 ही लिखेंगे। तो पहला आ जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? स्पर्श व्यंजन में का से माँ तक के सभी वर्ण आ जाते हैं। इसकी परिभाषा है का आदेव माँ विषाणः स्पर्श, यानी का से प्रारंभ होकर के माँ तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी कौन से वर्ण होते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब जरा समझ लीजिए कैसे। वर्गों की संख्या 5 होती है, यानी का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी हमारे वर्ग हैं। का वर्ग में का के 5 वर्ण आ जाएंगे, का, खा, गा, घा, इणा। चा में चा, छा, जा, झा, इणा। टा में टाठा, डाढ़ा, इया। ता में ता, था, दा, धा, ना। और पा में पा, फा, बा, भा, मा। तो इस का से लेकर के पा, फा, बा, भा, मा, इस माँ तक सभी जितने भी वर्ण आए, यानी का के 5, चा के 5, ता के 5, टा के 5, ता के 5, पा, इस पा वर्ग की 5 वर्ण, इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी वर्ण आए वो सभी हमारे कौन से व्यंजन हुए? स्पर्श व्यंजन। अब समझ लीजिए, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। अब क्यों होती है? क्योंकि 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में आने वाले वर्ण भी 5 ही हैं, तो 5 5 25। इसलिए ध्यान रखो कि स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में आने वाले वर्णों की संख्या 5 है, और 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग में 5 5 वर्ण आ रहे हैं, तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा है यणोः अंतः स्तः। आप लिख लीजिए, यणोः अंतः स्तः, यानी जैसे स्पर्श व्यंजन में का से लेकर माँ तक के जितने भी वर्ण आ रहे थे वो सभी यह स्पर्श व्यंजन थे, वैसे ही यण इस अंतस्थ व्यंजन में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, यणोः अंतः स्तः। अब समझते हैं अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में
अंतस्थ व्यंजन में यण प्रत्याहार और यण प्रत्याहार आता है, और यण प्रत्याहार में या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आते हैं और इन्हीं 4 वर्णों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का से लेके मा तक के सभी वर्ण, फिर अंतस्थ व्यंजन में या, वा, रा, ला यानी यण प्रत्याहार और ये 4 वर्ण। अच्छा, अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, तो इन्हीं 4 को अर्धस्वर भी कहा जाता है, यानी यण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है और अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। अब अर्धस्वर कहने के पीछे भी कारण है, वो इसलिए कारण है क्योंकि जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो स्वरों के तुरंत बाद हम स्वर पढ़ेंगे तो आई, उड़, रेलेख, एओंग, ऐ, औच, ऐ औच के बाद ह, या, व, र, ट, लण, सीधा कौन कौन से वर्ण आए, ये 4 आए। तो स्वरों के तुरंत बाद आने के कारण इन्हें अर्ध स्वरों की भी संज्ञा दी गई है और इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा गया है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी क्या बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इससे हम अधिकतर पढ़ते क्या है, अंतस्थ व्यंजन, तो यही समझते हैं कि ये व्यंजन ही है। जब पेपर में पूछा जाता है अर्धस्वर करके तो दिमाग ही नहीं जाता है कि ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि अर्धस्वर भी या, वा, रा, ला को ही कहा जाता है और अंतस्थ व्यंजन भी। अगला है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में सल, ऊष्माणा, ये इसकी परिभाषा है। तो सल, ऊष्माणा यानी जितने भी सल प्रत्याहार में वर्ण आ जाएंगे वो सभी कौन कौन से हो जाएंगे, हमारे ऊष्म व्यंजन। और सल प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं, शा, 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 हा, क्योंकि सा से लेकर के हल्के ला तक, तो शा से लेकर के हल्के ला तक, अब चूंकि ला में तो व्यंजन वो हलंत है ना, तो इसको तो लिखेंगे नहीं, तो सा से लेकर शा, सा, सा और हा, ये जो 4 हैं ये हमारे सल प्रत्याहार के वर्ण हैं और इन्हीं 4 को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आता है, अंतस्थ व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आता है, तो आपको क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन दोनों ही पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है वो पेपर में। तो अगर वो पूछे सल प्रत्याहार किस व्यंजन में आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सल प्रत्याहार ऊष्म व्यंजन में आते हैं, और अगर वो ऐसा पूछे कि ऊष्म व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आता है तो ऊष्म व्यंजन में सल, और सल प्रत्याहार के अंदर वर्ण कौन कौन से आ जाते हैं, शा, शा, सा और हा। अब इसके बाद आ जाता है एक और व्यंजन आते हैं, वो है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। अब नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रित, संयुक्त, संयुक्त मतलब, मिश्रित मतलब मिला हुआ, संयुक्त मतलब 2-3 के संयोग से। तो जो संयुक्त या मिश्रित व्यंजन होते हैं उनका मतलब भी यही होता है कि जो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्णों का निर्माण होता है वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब 2 वर्णों के मेल से क्या क्या मतलब है, 2 वर्णों के मेल से मतलब है जैसे छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। तो क्षा जो होता है ये का और सा से मिलकर बनता है, तो का और सा ये दोनों ही व्यंजन वर्ण हैं और इन दोनों के मेल से क्या बना, एक वर्ण, तो ये क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन। ता, रा, ये दोनों ही व्यंजन वर्ण हैं और इन दोनों व्यंजन वर्णों के मेल से क्या एक वर्ण बना, कौन सा बना, त्रा। और जा और इया, ये दोनों भी व्यंजन वर्ण हैं और इनके मेल से क्या बना, ज्ञ। तो ये तीनों क्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। अभी मैंने जब इसके भेद बताना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने भेद किए गए हैं तो आप 3 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो संयुक्त व्यंजन या मिश्रित संयुक्त व्यंजन वाला ये जो भेद है ये माहेश्वर सूत्र में इसके क्ष, त्र, ज्ञ ये तीनों वर्ण आते ही नहीं हैं। ये तीनों वर्णों का निर्माण 2 व्यंजन के मिलाने से हुआ है, लेकिन ये माहेश्वर सूत्र में नहीं आते हैं, इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए आप केवल 3 ही लिखेंगे। माहेश्वर सूत्र के अनुसार 3 ही लिखेंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि छ
ये किन किन व्यंजनों के मेल से बनता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए का और ये वाला सा, का और मूर्धन सा से, त्रा किस किस से, ता और रा से, या किस किस से, जा और यहाँ से। तो ये जो 3 वर्ण हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन में कौन कितने वर्ण आ जाते हैं, तो ये और छ, त्र और या, इनका निर्माण कौन कौन से व्यंजनों के मेल से होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि व्यंजन हमेशा स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन हमेशा अर्धमात्रकम, व्यंजनम च अर्धमात्रकम, यानी व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के माहेश्वर सूत्र के अनुसार 3 प्रकार हैं, क्योंकि ये जो 3 प्रकार बताए गए हैं केवल माहेश्वर सूत्र में उन्हीं के वर्ण आते हैं, संयुक्त व्यंजन के वर्ण नहीं आते हैं। तो कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और जो मिश्रित स्वर भी कुछ होते हैं, मिश्रित व्यंजन भी कुछ होते हैं, तो मिश्रित व्यंजन में क्ष, त्रा और या, ये जो 3 हैं ये का और सा से मिलकर, ता और रा से, और जा और या से मिलकर बनते हैं। तो आई होप आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम पहले स्वर पढ़ चुके थे और अभी हमने व्यंजन समझे हैं, तो इन दोनों के हो जाने के पश्चात हमारा वर्ण विचार, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। थैंक यू।